नमस्ते, मैं दिनेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा। आज हम बीए प्रथम वर्ष भौतिक भूगोल प्रथम प्रश्न पत्र में वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत भौतिक भूगोल के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रथम प्रकार के भू आकारों में महाद्वीप और महासागर आते हैं। महाद्वीपों का निर्माण किस तरीके से हुआ, महाद्वीपों पर पाए जाने वाले वर्तमान स्वरूप क्या इसी तरीके से प्रारंभ से रहे हैं या इनमें परिवर्तन हुआ है, ये प्रारंभ से ही जिज्ञासा का विषय रहा है। अतः पृथ्वी पर महाद्वीपों के निर्माण प्रक्रिया, उनका विस्तार और उनके स्वरूप को समझाने के लिए महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन वेगनर के द्वारा किया गया। महाद्वीपीय विस्थापन यह महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत प्रवाह की संकल्पना वेगनर के समय नई नहीं थी, अपितु इस संबंध में पहले भी कई विचारों का प्रतिपादन हो चुका था, जिनमें एब्बी टेलर, स्नाइडर आदि विद्वानों ने महाद्वीप के प्रवाह या विस्थापन की बात कही थी। परंतु विषय में इस सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से देने का श्रेय निसंदेह जर्मन वैज्ञानिक वेगनर को जाता है। हम वेगनर की जो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है उसका अध्ययन करेंगे। जर्मन जलवायुवेत्ता अल्फ्रेड वेगनर ने सन 1912 में प्रथम बार जर्मन भाषा में महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वेगनर एक जर्मन वैज्ञानिक थे और इन्होंने अपने विचारों को सबसे पहले जर्मन भाषा में अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। परंतु जर्मन भाषा का प्रभाव विश्व के दूसरे क्षेत्रों में कम होने के कारण इनके ये विचार एक लंबे समय तक सीमित ही रहे और पूरे विश्व में या विद्वानों के समक्ष प्रचारित नहीं हो पाए। इसके पश्चात 1914 में आंग्ल भाषा में अपनी पुस्तक का द्वितीय संस्करण निकाला और विश्व के सम्मुख महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को इन्होंने रखा। जब ये विचार अंग्रेजी भाषा में दुनिया के सामने रखा गया तो इस सिद्धांत की समीक्षा प्रारंभ हुई। वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के संबंध में पहुंचने के लिए या महाद्वीपों का प्रभाव हुआ है इसको स्पष्ट करने के लिए इन्होंने कई तथ्यों को देखा, जिनमें प्रारंभिक विशाल महाद्वीपों की संरचना सामने आती है। इन्होंने देखा कि विश्व में विशालतम महाद्वीप पाए जाते हैं और उन विशाल महाद्वीपों की स्थिति किस रूप में या किस प्रकार से यहाँ पर है। इन विशाल महाद्वीपों का विखंडन और प्रवाह की सोच के साथ इन्होंने इसका अध्ययन किया। यहाँ पर पेंजिया को दिखाया गया है, जो सभी महाद्वीपों का एक मिश्र स्वरूप था। जब महाद्वीप आपस में मिले हुए थे उसे पेंजिया कहा गया था और इसके चारों ओर समुद्री क्षेत्र था, जिसे पैंथालासा महासागर के रूप में जाना जाता है। अन्य विचारणीय तथ्य इन समय था महाद्वीपों के तैरने की गति। यदि महाद्वीपीय प्रवाह हुआ है तो महाद्वीप किस गति से तैरे और ये अलग हुए, उनके फिसलने की दिशा, महाद्वीपों का ये विस्थापन किस दिशा की ओर हुआ है, अर्थात वो किस दिशा की ओर तैर करके उनका मूवमेंट हुआ है। उनकी सीमा रेखाएं, महाद्वीपों की सीमा रेखाओं का अध्ययन वर्तमान समय में किया गया और ये पता लगाने का प्रयास किया गया कि यदि ये महाद्वीप आपस में मिले हुए थे तो इनकी सीमाएं एक समान होनी चाहिए। ध्रुवों की परिवर्तनशील स्थिति, ध्रुवों का
परिवर्तन स्वरूप होता है। आज जहां पर उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव है, एक लंबे समय पहले वो यहाँ पर नहीं रहे होंगे। विषुवत रेखा की परिवर्तनशील स्थिति, विषुवत रेखा में क्या परिवर्तन हुआ है, ये कहाँ किस तरीके से बदलती रही है। प्रवाह के लिए उत्तरदायी शक्तियां, कि महाद्वीपों के इतने सक्षम प्रवाह के लिए किस प्रकार के बल ने कार्य किया होगा। महाद्वीपों की वर्तमान स्थिति, कि वर्तमान में महाद्वीप किन स्वरूपों में है और यहाँ पर ये किस तरीके से पहुंचे। महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखलाओं की उत्पत्ति को भी इसके द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। वहीं समुद्र गर्भीय पर्वत श्रेणियों के विस्तारों को भी वेगनर ने अपने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। चुंबकीय जल क्षेत्रों की पुरानी दिशाओं का भी इस सिद्धांत में आधार बताया गया है। वहीं भूगर्भिक संरचना में समानताओं को भी इस सिद्धांत में देखने का प्रयास किया गया है और इन्हीं तथ्यों के आधार पर वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। महाद्वीपों के प्रवाह की पुष्टि के प्रमाणों के साथ इसे बताया गया है। महाद्वीपों का प्रवाह किस तरीके से हुआ है, महाद्वीपों का विशाल का विभाजन एवं प्रवाह किस रूप में हुआ है, हम इसे जानेंगे। पेंजिया महाद्वीप की आयु अधिक नहीं रही। कार्बोनिफेरस युग के उत्तरार्ध में इसका विखंडन प्रारंभ हो गया। 50 लाख वर्ष पर बीते बीते वह टुकड़ों में बढ़ गया। सबसे पहले यह दो बड़े भागों में बटा, उत्तर में लारेशिया अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड। अर्थात वेगनर ने बताया है कि प्रारंभ में जो पेंजिया एक महाद्वीपों का समूह था, ये लंबे समय तक नहीं रहा और कार्बोनिफेरस युग के उत्तरार्ध की में उसके अंतिम समय में यह दो टुकड़ों में बढ़ गया, जिसका उत्तरी भाग लारेशिया के रूप में जाना गया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड के रूप में जाना गया। अर्थात पेंजिया का विभाजन हुआ दो विशाल खंडों में। इसके पश्चात लारेशिया में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया सम्मिलित थे। गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये दोनों भाग एक दूसरे में 33 महासागर द्वारा अलग होते थे। इस समय महाद्वीपों के मध्य धसे हुए भागों में भी कई छोटे बड़े छिछले समुद्र थे, जो कालांतर में समाप्त हो गए या पीछे हट गए या विलीन हो गए। अर्थात इन दो भागों में बंटने के पश्चात इन दोनों के बीच में 33 सागर का उद्भव हुआ। अर्थात लारेशिया और गोंडवाना लैंड के बीच में 33 सागर का विकास हुआ। इन दो बड़े खंडों के बीच में कुछ धसे हुए भाग थे, जिनमें छिछले समुद्र पाए जाते थे, जो बाद में इनकी आपसी गति के कारण समाप्त हो गए। अब से करीब 13 करोड़ 50 लाख वर्ष पहले के आसपास जुरासिक युग में दो विशाल वर्णित भूभाग और छोटे भागों में विभाजित हो गए। इस समय उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की ओर प्रवाहित हुए। इसी के फलस्वरूप मध्य का भाग अंध महासागर के रूप में सामने आया। इतना ही नहीं, वरन इस काल में अंटार्कटिका महाद्वीप भी अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका से अलग होने लगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया का भी अलग अस्तित्व प्रारंभ हुआ। यदि हम पेंजिया में मुख्य विभाजन देखें तो जुरासिक युग में प्रारंभ होता है और इसमें उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की ओर गति करते हुए जाने लगे। इससे इनके बीच में अंध महासागर का, अटलांटिक महासागर का विकास हुआ और इसी समय पर ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और भारत भी गोंडवाना लैंड से पृथक होकर के अलग अलग होना प्रारंभ हो गई और ये तीनों की गति जो रही वो दक्षिण की ओर रही। वेगनर के विस्थापन सिद्धांत का यदि हम मूल्यांकन करें तो वेगनर का मूल उद्देश्य जलवायु परिवर्तनों की व्याख्या करना मात्र था, जिसे उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन के माध्यम से स्पष्ट किया। समस्या को सुलझाने की प्रक्रिया में उन्होंने सिद्धांत को अत्यधिक विस्तृत कर दिया। इसका गुण दोषों का विवेचन हम निम्नलिखित है। यदि हम वेगनर के मूल सिद्धांत की बात करें तो वेगनर का मुख्य उद्देश्य था जलवायु परिवर्तनों की व्याख्या करना कि पृथ्वी पर किस तरीके से जलवायु परिवर्तन हुए हैं, होते हैं। इसके लिए उन्होंने दो विचारधाराओं को काम में लिया कि या तो पृथ्वी पर स्थलखंड स्थिर रहे हैं और जलवायु कटिबंधों का में परिवर्तन हुआ है, या जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हैं और जो स्थलखंड हैं उनमें परिवर्तन हुआ है। अतः इस दोनों ही विचारों में से उन्होंने ये माना
कि जलवायु परिवर्तन कटिबंधों में परिवर्तन संभव नहीं है, अतः स्थलखंडों में परिवर्तन हुआ है। क्योंकि ये देखने को मिला है कि वर्तमान समय में या में ध्रुवीय प्रदेशों में भी विषुवतरेखीय वनस्पतियों का विस्तार या उसकी कोयले की उत्पत्ति, वहीं पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली गोलाश्म मृत्तिकाओं का की उपस्थिति इस बात को प्रमाणित करती है कि इस समय में विषुवतीय या ध्रुवीय क्षेत्रों का परिवर्तन हुआ है, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में विषुवतीय वनस्पतियां इनके स्थायी रहने की दशाओं में नहीं पनप सकती। इस विचार के आधार पर उन्होंने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करने का प्रयास किया, परंतु ये विचार इसी श्रृंखला में काफी आगे बढ़ा और उसने विश्व के सामने महाद्वीपों की उत्पत्ति को काफी हद तक स्पष्ट करने का प्रयास किया। महाद्वीपीय विस्थापन के प्रमाणों में सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक प्रमाण है अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर महाद्वीपीय तटरेखा की आकृति में परस्पर सटने की अद्भुत साम्यता पाई जाती है, अर्थात उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी तटीय भाग, यूरोप और अफ्रीका का पश्चिमी तटीय भाग एक समान सीमा रेखा वाला या तटीय समानता वाला है, और यदि इन्हें आपस में मिलाया जाए तो ये स्थलखंड आपस में मिल जाता है। अतः इन दोनों की स्थिति जिगसॉ फिट जैसी है, अतः ये इनका एक महत्वपूर्ण प्रमाण है। वेगनर ने दूसरा महत्वपूर्ण प्रमाण, भूवैज्ञानिक प्रमाण भी इसी पक्ष में है कि अटलांटिक तटीय क्षेत्रों व पर्वतीय श्रेणियों में भारी समानता है। यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के पर्वतों की रचना में भी समान है। ब्राजील का पठार, दक्षिणी अफ्रीका, दक्कन का पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पठार संरचना की दृष्टि से समान है, अर्थात इन दोनों ही भूखंडों में पाई जाने वाली पर्वत श्रेणियों की संरचनात्मक चट्टानी संरचना समान पाई जाती है, अतः ये प्रदेश आपस में मिले हुए थे, इसी कारण इनमें एक समान चट्टानी संरचना पाई जाती है। तीसरा प्रमाण उन्होंने दिया कि बेली के अनुसार यूरोप में कैलेडोनियन पर्वत श्रेणी एवं उत्तरी अमेरिका में हर्शियन पर्वत श्रेणी एक ही सीध में स्थित है। ब्राजील से दक्षिणी अफ्रीका तक ब्राजीलाइड नामक कैलेडोनियन श्रेणी व अर्जेंटीना से अफ्रीका के केप प्रांत तक गोंडवानाइट श्रेणी विस्तृत है। बेली ने पर्वतीय श्रेणियों के विस्तार को दोनों ही भूखंडों में एक दिशा में बता करके ये प्रमाणित करने का प्रयास किया कि ये दोनों भूक्षेत्र आपस में मिले हुए थे, जिनका विभाजन होने के पश्चात ये पर्वत श्रेणियां अलग हुई। वेगनर का अगला महत्वपूर्ण अपने सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण अटलांटिक के दोनों तटों पर मेसोरस सरीसृप व ग्लेप्टोरस वनस्पति के जीवाश्मों की उपस्थिति में भी अतीत काल में दोनों के स्थलखंड पर परस्पर जुड़े होने का प्रमाण है। ये वेगनर का एक जैविक प्रमाण था और इन्होंने वर्तमान समय में यहाँ पर पाए जाने वाले जीवावशेषों के आधार पर दोनों ही तटों पर पाए जाने वाले एक समान जीवावशेषों के आधार पर यह बताने का प्रयास किया कि ये तट आपस में जुड़े हुए थे, तभी इन दोनों ही प्रकार के जीवाश्म दोनों ही तटों पर पाए जाते हैं। वहीं इन्होंने यहाँ पर इस प्रमाण को इस तरीके से स्पष्ट किया कि ये जो दक्षिणी अमेरिका का स्थलखंड है, अफ्रीका का स्थलखंड है, और यहाँ पर ये मेसोसोरस और ग्लेप्टोरस वनस्पतियां इन दोनों ही क्षेत्रों में पाई जाती थी, अर्थात ये एक दूसरे से आपस में आवागमन किया करते थे। स्कैंडिनेविया में विशिष्ट लेमिंग जंतु पश्चिम की ओर यात्रा करते हुए अटलांटिक महासागर में डूब जाते हैं। उनकी ये प्रवृत्ति सूचित करती है कि प्राचीन काल में वो किसी भूखंड की ओर पलायन करते होंगे। एक और प्रमाण उन्होंने लेमिंग जंतु स्कैंडिनेविया से दिया कि ये जंतु पश्चिम की ओर यात्रा करते हैं और वर्तमान में अटलांटिक महासागर में जाकर के डूब जाते हैं। अतः इस प्रवृत्ति के आधार पर उन्होंने बताने का प्रयास किया कि इन जंतुओं की इस भूखंड की ओर यात्रा करने की प्रवृत्ति रही है और ये वर्तमान में भी जारी है। 1823, 70 और 1917 में ग्रीनलैंड कनाडा के मध्य की दूरी के निरीक्षण से ये पता चला कि प्रतिवर्ष लगभग 32 सेंटीमीटर ग्रीनलैंड पश्चिम की ओर खिसक रहा है, अर्थात वर्तमान में ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच की दूरी का परीक्षण करके ये बताया गया कि इन क्षेत्रों में वर्तमान में ग्रीनलैंड की गति है, अर्थात स्थलखंडों का प्रवाह होता है। सिद्धांत के विपक्ष में हम तर्क की बात करें तो वेगनर के इस सिद्धांत की आलोचना भी हुई है और कुछ तथ्यों के आधार पर वेगनर के सिद्धांत में कमी देखने को मिलती है।
जिसमें अटलांटिक के मध्य स्थित अंतरसागरीय कटक तटों की समय स्थापना को निराधार सिद्ध करते हैं। वेगनर ने जिन उत्तरी अमेरिकी और यूरोपीय और अफ्रीकी तटों की साम्यता की बात कही है, तो उनके बीच में एक बड़ी बाधा अटलांटिक महासागर में उत्तर से दक्षिण की ओर पाई जाने वाली महासागरीय कटक श्रृंखला है, जो इन दोनों तटों को जोड़ने में सबसे बड़ी बाधा उपस्थित करती है, अर्थात ये दोनों तट आपस में मिले हुए नहीं हो सकते। महाद्वीपों की अनेक आलोचकों ने अटलांटिक के तटों में साम्य स्थापना को दोषपूर्ण बताया है। ब्राजील के तट को यदि गिनी की खाड़ी से मिलाया जाए तो 15 डिग्री का अंतर शेष रह जाता है। वहीं दूसरी आलोचना यहाँ पर की गई है कि इन दोनों तटों को नहीं मिलाया जा सकता और इन दोनों तटों में लगभग 15 डिग्री का अंतर आ जाएगा, अर्थात ये पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएंगे। पश्चिम की ओर प्रवाह के लिए ज्वारीय शक्ति की कटु आलोचना की गई है कि वैगनर ने जिस शक्ति को महाद्वीपों के पश्चिम के प्रवाह के लिए उत्तरदायी माना है, वो शक्ति उन महाद्वीपों के वहां तक के विस्थापन के लिए या प्रवाह के लिए उपयुक्त नहीं है, अर्थात उसमें इतना बल नहीं है कि वो महाद्वीपों का प्रवाह कर सके। वेगनर ने वो महाद्वीपीय विस्थापन केवल उत्तर व पश्चिम की ओर माना। इवांस के अनुसार अफ्रीका महाद्वीप पेंजिया का केंद्र था। पेंजिया के खंडित होने पर महाद्वीपों का विस्थापन पूर्व, दक्षिण एवं पश्चिम की ओर हुआ। टेलर के मत में भी महाद्वीपों का विस्थापन ध्रुवों के बाहर की ओर प्रत्येक दिशा में हुआ। यहाँ पर इवांस और टेलर के मत महाद्वीपीय विस्थापन को सभी दिशाओं में मानते हैं, जबकि वेगनर ने इसे पश्चिम और उत्तर की ओर ही माना है। वेगनर ने सियाल निर्मित महाद्वीपों को अधिक सघन सीमा निर्मित अधस्तर में तैरता हुआ बताया, जो संभव हो सकता है। यह वेगनर की आलोचना का विषय है कि महाद्वीप सीमा की जो आंतरिक परत है वो पिघली हुई है, वो उस पर सियाल महाद्वीप तैर रहे हैं।